हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जिसने पीछे छूटा हुआ एपिसोड सुना नहीं है तो पीछे छूटा हुआ एपिसोड सुन ले, क्योंकि आपको स्टोरी समझ में आएगा, नहीं तो स्टोरी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज एपिसोड 151, 2 स्पेशल गिफ्ट्स। अब तक आपने सुना कि अस्पताल से बाहर निकालने के लिए अनीता और विनोद अपने ओरिजिनल प्लान को शुरू करने के बारे में सोचते हैं, जिसकी खबर अनाहिता को भी लग चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सारिका बाहर निकल गई थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो चुकी है। अब आगे अनाहिता की पूरी बात सुनने के बाद सारिका ने कुछ देर तक शांति से उसे देखा और फिर अपना मन मजबूत करते हुए बोली, मिस मल्होत्रा प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं डेफिनेटली आपकी हर एक बात मानूंगी और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊंगी। यह सुनकर अनाहिता ने रात की सांस ली। उसकी रिवर्स साइकोलॉजिकल वाली बात कम कर गई। तुमसे इंतजार मत करो, मैं अभी के लिए तुम्हारा इलाज कर देती हूँ, लेकिन तुम्हारे घाव इन्फेक्ट हो गए हैं और उन्हें फिर से क्लीन करना होगा। शायद तुम्हें दर्द हो, लेकिन तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। ठीक उसी वक्त ममता भी अनाहिता की मेडिकल किट के साथ वहाँ आई और अपने साथ एक अच्छी खबर में लेकर आई थी। उन्होंने बहुत ही खुश होकर कहा, अनाहिता मैम, रुद्राक्ष सर आ गए हैं और वह लिविंग रूम में मिस्टर मल्होत्रा से बात कर रहे हैं। मिस्टर मल्होत्रा आपको वहां बुला रहे हैं। मैंने उनसे कह दिया है कि आप बैकयार्ड में पौधे लगा रही हैं, ताकि आपको थोड़ा वक्त मिल जाए। रुद्राक्ष की वापस आने की खबर सुनते ही अनाहिता आंखों में चमक आ गई। रुद्राक्ष के देश से बाहर जाने को लेकर वह काफी चिंता में थी, लेकिन जब रुद्राक्ष सही सलामत वापस आ गया है तो उसे राहत की सांस ले ली। लेकिन सारिका का रिस्पॉन्स काफी बड़ा था। सर आ गए, इतना कहकर वह खड़ी होने लगी। अनाहिता ने उसे वापस बेड पर बिठाते हुए कहा, मैंने अभी अभी तुम्हारे घाव साफ किए हैं, तुम 1 इंच भी नहीं हिलोगी। मैंने तुम्हें इंजेक्शन दे रही हूँ, तुम्हारा बुखार ठीक करने के लिए चुपचाप यही लेटी रहो। थोड़ी देर बाद मौका मिलने पर मैं उसे यहाँ ले आऊंगी। अनाहिता की बात मानते हुए सारिका ने हाँ में सर हिलाया और वापस बेड पर लेट गई। अनाहिता ने इंजेक्शन तैयार किया और सारिका की बॉडी में लगा दिया। उसके बाद वह ममता को उसके साथ रहने के लिए बोलकर वापस लिविंग रूम में चली गई। वही लिविंग रूम में हिमेश मल्होत्रा रुद्राक्ष के गिफ्ट न लेने का नाटक कर रहा था। तुमने जब काम के लिए गए थे तो गिफ्ट लेने में पैसे की बर्बाद क्यों किया? हिमेश मल्होत्रा बोल तो रहा था, लेकिन उसने गिफ्ट ले लिया और पूछा, क्या मैं इसे खोल सकता हूँ? रुद्राक्ष ने हाँ में सर हिलाया तो वह जल्दी जल्दी गिफ्ट खोलने लगा। गिफ्ट बॉक्स के अंदर एक बहुत ही प्यारा केक था। यह देखते ही हिमेश मल्होत्रा की स्माइल जम गई। तभी रुद्राक्ष ने एक्सप्लेन किया, मैंने यह केक लाइट स्प्रिंग के सबसे फेमस बेकरी से लिया है। इसके को लेने के लिए मुझे 2 घंटे तक लाइन लगानी पड़ी थी। मैं आपके लिए एक एक्सपेंसिव घड़ी या फिर वैसा ही कुछ खरीदना चाहता था, मगर मुझे अचानक ऐसा लगा कि कोई एक्सपेंसिव चीज से अच्छा यह होगा, क्योंकि अब हम परिवार है तो महंगी चीजों से क्या फर्क पड़ता है, इसलिए मैं आपके लिए यह केक ले आया। उसकी बातें हिमेश मल्होत्रा ने एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ रुद्राक्ष को थैंक यू बोला। यह देखकर अनाहिता के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने एक अलग एक्सप्रेशन बनाए और लिविंग रूम में आते हो कहा, रुद्राक्ष तुम वापस आ गए। जैसे ही रुद्राक्ष ने उसे देख, पता नहीं क्यों उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। हल्का सा खांसते हुए उसने जवाब दिया, हाँ मैं अभी अभी वापस आया, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ। गिफ्ट का नाम सुनते ही हिमेश मल्होत्रा ने फिर से केक की तरफ देखा और वह चिढ़ते हुए बोला, तुम दोनों ने जरूर एक दूसरे को बहुत मिस किया होगा। मैं तुम लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, तुम दोनों ऊपर जाओ अपने रूम में और फिर बात करो। ऑल राइट, थैंक्स डैड, रुद्राक्ष ने जवाब दिया और 2 गिफ्ट बॉक्स पर ढकते हुए अनाहिता की तरफ मुड़कर बोला, ऊपर चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ, तुम अपने कमरे में जाकर खोल कर देख लेना। अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया। उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे इतने दिनों बाद अपने हस्बैंड से मिलकर वह काफी खुश है। यह सब देखकर रुद्राक्ष का दिल और तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी हार्टबीट को हुआ क्या है। उसने एक हाथ से धीरे से अपने चेस्ट को प्रेस किया और अनाहिता के पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगा। अपने रूम वापस आते ही अनाहिता ने अपनी स्माइल गायब की और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए सवाल पूछे, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं चोट आई है? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई वहां पर? अनाहिता यह सब करते हुए लगभग पूरी तरह से रुद्राक्ष को हिला रही थी। उसने हेल्पलेस स्माइल के साथ कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करो। यह सुनकर अनाहिता ने फिर एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखा। जब वह पूरी तरह श्योर हो गई कि रुद्राक्ष को कुछ नहीं हुआ है तो उसने एक गहरी सांस ली और बोली, वह आदमी जो तुम्हारा दुश्मन है बहुत खतरनाक है। अगर पॉसिबल हो तो ट्राई करना कि देश से बाहर तुम्हें कम ही जाना पड़े। उसके चेहरे पर अपने लिए चिंता वाले एक्सप्रेशन देखकर रुद्राक्ष को बहुत अच्छा लग रहा था। इस वक्त उसे अपने लाए हुए गिफ्ट की याद आई और वह बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, तुम्हें पक्का पसंद आएगा। अनाहिता ने ना में सर हिलाया और कहा, मेरे लिए क्यों लाए? मैं कोई हिमेश मल्होत्रा नहीं हूँ।
एक बार देखा लो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए, रुद्राक्ष बोला और गिफ्ट टेबल पर रखते हुए उसने कहा, यहाँ पर 2 गिफ्ट है, तुम चूज कर लो कि तुम्हें पहले कौन सा खोल कर देखना है। उसकी बात सुनकर अनाहिता ना बोल ही नहीं पाई, इसलिए उसने सबसे पहले छोटा वाला गिफ्ट खोलने के लिए उठाया। यह वाला रुद्राक्ष ने आंख के इशारे से उसे खोलने के लिए कहा। वह गिफ्ट खोलते हुए अनाहिता खुद को रोक नहीं पाई और उसने पूछा, क्या तुम सचमुच हिमेश मल्होत्रा के लिए वह केक लेने के लिए 2 घंटे लाइन में खड़े रहे थे? रुद्राक्ष ने मुस्कुराकर कहा, वह तो मैंने एयरपोर्ट पर खरीदा था। यह सुनते ही अनाहिता को खांसी आई और हंसने लगी। ठीक उसी वक्त गिफ्ट बॉक्स का रैपिंग खुल गया। वह एक रेड वेलवेट कलर का ज्वेलरी बॉक्स था। जैसे ही अनाहिता ने वह बॉक्स खोला, उसके अंदर एक्सपेंसिव और एक्सक्लूसिव अंबर ईयररिंग्स थे, जिसे देखते ही अनाहिता हैरान हो गई। अनाहिता इनके बारे में थोड़ा बहुत जानती थी। उस ईयररिंग पर जिस तरह का काम किया गया था, उसे देखकर साफ पता चलता था कि उनकी कीमत बिलियन में होगी। ट्राई करो, रुद्राक्ष बोला। अनाहित ने हमें सर हिलाया और वह वो ईयररिंग ट्राई करने लगी, लेकिन कितनी कोशिश के करने के बाद भी वह पहन नहीं पा रही थी। उसे पहनने में दिक्कत हो रही थी। वह वहां से उठकर वॉशरूम जाने ही वाली थी, तभी रुद्राक्ष ने अचानक ईयररिंग्स पकड़ लिए और बोला, मुझे मदद करने दो। अनाहिता मना करना चाहती थी, मगर रुद्राक्ष ऑलरेडी उसके करीब आकर ईयररिंग्स से पहन रहा था। जब रुद्राक्ष के हाथों ने उसके कानों को छुआ तो अनाहिता को अपने शरीर में अजीब से सिहरन महसूस हुई। वह अपना सर घुमाकर रुद्राक्ष को देखना चाहती थी, लेकिन रुद्राक्ष ने दूसरे हाथ से उसकी चीन पकड़कर सीधे देखने का इशारा किया और धीमी आवाज में बोला, हिलो मत। रुद्राक्ष बोल रहा था तो अनाहिता उसके सांसों को अपने कान पर महसूस कर रही थी, जिसे महसूस करके उसके कान तुरंत लाल पड़ गए। शायद रुद्राक्ष को भी कुछ समझ में आ गया। उसे कुछ मिनट लगे अनाहिता को वह ईयररिंग्स पहनाने में। उसके बाद उसने धीरे से उसके कान सहलाते हुए पूछा, तुम्हारे कान इतने लाल क्यों हैं? अनाहिता ने उसका हाथ दूर हटाते हुए मुंह बनाकर कहा, टच मत करो। लेकिन रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखा और खोए हुए आवाज में बोला, गॉर्जियस। अनाहिता शरोर नहीं थी कि वह उसे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है या फिर ईयररिंग्स को। अनाहिता ने इस बार यह कॉम्प्लीमेंट अपने ऊपर लेने की गलती नहीं की और बोली, मुझे पता है तुम्हारा टेस्ट काफी अच्छा है, अब क्या तुम खुश हो? ठीक उसी वक्त रुद्राक्ष ने पूछा, वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था? अनाहिता के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने रुद्राक्ष को घुर कर देखा और बोली, तुम्हारे जैसे लोग ना सिंगल ही मरेंगे, अकेले। रुद्राक्ष ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, यह इम्पॉसिबल है। मैं रिच हूँ, हैंडसम हूँ और मेरे पास इतनी सुंदर बीवी भी है, मैं क्यों अकेले मारूंगा? उसकी बातों से अनाहिता स्पीचलेस हो गई। उसने कहा, तुम्हारा एटीट्यूड एफिल टावर से भी लंबा होता जा रहा है। मैं पक्का डिवोर्स फाइल करूंगी कल। यह सुनकर रुद्राक्ष ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मेरी गलती थी, ओके, और मेरी अपॉलॉजी सिंसेरे है। यह एक्सप्रेस करने के लिए मैं इन ईयररिंग्स के डिस्क्रिप्शन तुम्हें देता हूँ। इन ईयररिंग्स के डिस्क्रिप्शन में इतना क्या इंटरेस्टिंग है? अनाहिता कंफ्यूज हो गई। रुद्राक्ष ने एक कागज निकला जो एक सर्टिफिकेट था और अनाहिता को दे दिया। अनाहिता ने कंफ्यूजन में वह पेपर लिया, लेकिन जैसे ही उसने पहला पेज पलटकर डिजाइनर का नाम देखा, उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। डिजाइनर सीता राठौर। मॉम रुद्राक्ष। अनाहिता ने हैरानी से रुद्राक्ष की तरफ देखा और पूछा, मेरी मॉम ने यह ईयररिंग्स डिजाइन किए थे? रुद्राक्ष ने हमें सर हिलाया और कहा, मैं एक ऑक्शन में गया था और इत्तेफाक से मुझे यह ईयररिंग्स मिल गए। ऑफ कोर्स मुझे इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि यह तुम्हारी मॉम ने डिजाइन किए थे। यह एक बहुत बड़ा इत्तेफाक था। रुद्राक्ष झूठ बोल रहा था, क्योंकि सच्चाई तो यह थी कि उसे कहीं से पता चल गया था कि अनाहिता की मॉम ज्वेलरी डिजाइन किया करती थी और उसने बहुत ही टाइम और एनर्जी लगाकर इन ईयररिंग्स को ढूंढा था। अनाहिता की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे पक्का भरोसा था कि इत्तेफाक वाली कहानी जो रुद्राक्ष ने बनाई है वह झूठी है। ऐसे इत्तेफाक दुनिया में नहीं होते। उसने नाक सिकुड़ते हुए कहने की कोशिश की, रुद्राक्ष थैंक या नहीं वह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, क्या तुम भूल गई कि मैं पहले क्या कहा था कि तुम्हें थैंक यू के बदले में मुझे क्या कहना है? अपने होठों पर रुद्राक्ष की उंगली महसूस कर अनाहिता का चेहरा लाल पड़ गया। उसने बहुत ही ऑकवर्डली उसका हाथ दूर हटाया और जवाब दिया, रुद्राक्ष तुम बेस्ट हो। यह सुनकर रुद्राक्ष ने चुटकी बजाई और बोला, यस यह सही है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यह बात दोबारा बोलना पड़ेगा। तुम्हारा मतलब क्या है? एक बार दूसरा गिफ्ट देखो। पहला गिफ्ट अनाहित के लिए बहुत बड़ा और स्पेशल था। वह सोचने लगी कि दूसरा गिफ्ट क्या हो सकता है, इसलिए उसने बिना कोई टाइम वेस्ट किया दूसरा गिफ्ट लिया और उसे खोलकर देखने लगी। दूसरा गिफ्ट एक प्लेन अनडेकोरेटेड बैग में था, लेकिन अनाहिता जानती थी कि उसके अंदर का सामान फिर से एक बार उसे खुश होने पर मजबूर कर देगा। जब अनाहिता ने उसे बॉक्स को खोल तो उसमें बहुत सारे सेंटेड कैंडल थे।
अनाहिता एक नजर देखने के बाद ही तुरंत वह पहचान गई कि वह वही कैंडल है जो उसके डैड लियम विलियम्स बनाते हैं ताकि लोगों को आसानी से नींद आ जाए। यह मार्केट में नहीं मिलते और ना ही उसके डैडी यह किसी को गिफ्ट करते हैं, वह सिर्फ अपने कुछ खास पेशेंट या फिर अनाहिता के लिए ही इन्हें बनाते हैं। उन कैंडल्स को देखते हुए अनाहिता क्या बोले उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसे चुप देखकर रुद्राक्ष भी कुछ नहीं बोला और उसकी नजरों को देखता रहा। थोड़ी देर बाद अनाहिता जब फाइनली अपने होश में वापस आई, उसने उनमें से कैंडल को निकाला और उन्हें स्नीफ किया। वही जानी पहचानी खुशबू उसमें से आ रही थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट तो लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 152 अनाहिता के अजीब एहसास। अब तक आपने सुना कि रुद्राक्ष अमेरिका से वापस आ जाता है और अनाहिता को 2 गिफ्ट देता है और वह दोनों गिफ्ट देखकर ही अनाहिता बहुत ही हैरान और खुश हो जाती है। अब आगे। थोड़ी देर बाद अनीता फाइनली अपने होश में वापस आई और उनमें से एक कैंडल को उठाकर उसने स्निफ किया। वही जानी पहचाने खुशबू थी। फिर उसने मुड़कर रुद्राक्ष की तरफ देखा और इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के खुश होते हुए बोली, रुद्राक्ष तुम बेस्ट हो। रुद्राक्ष एक पल के लिए हैरान हो गया, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अगर मुझे पता होता है कि तुम्हारे मॉम डैड से एक बार मिलने से तुम इतनी खुश हो जाओगी तो मैं उनसे मिलने पहले ही चला जाता। उसकी यह बात सुनकर अनाहिता थोड़ी देर के लिए चुप रही। फिर उसने बेचैन होकर पूछा, किसी को पता तो नहीं चलाना कि तुम उनसे मिलने गए थे? डोंट वरी, मुझे भी इस बार की चिंता थी कि मेरे वहां जाने से उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैंने बहुत लोगों को चकमा देकर और कई गाड़ियां बदलकर वहां गया था। यह सुनकर अनाहिता ने एक राहत की सांस ली और पूछा, वह लोग कैसे हैं? मॉम डैड कैसे हैं? रुद्राक्ष ने हाँ में सर हिलाया और बोला, वह लोग बिल्कुल ठीक है, बस वह तुम्हें बहुत मिस करते हैं। अनाहिता की आंखें लाल हो गई और फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने हाथों से आंसू पूछते हुए मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। रुद्राक्ष ना में सर हिलाते हुए रुद्राक्ष बोला, बार बार थैंक यू बोलना बंद करो। जैसे ही वह बोला अचानक उसे कुछ याद आया और उसने कहा, यह तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था। अनाहिता कंफ्यूजन में उसे देखने लगी। तभी रुद्राक्ष ने अपनी कोट के पॉकेट से कुछ निकालकर उसे देते हुए कहा, यह पीटर ने मुझे दिया था तुम्हें देने के लिए। अनाहिता ने वह लेटर ले लिया मगर उसे तुरंत नहीं खोला क्योंकि इस वक्त उसके पास उससे भी ज्यादा कुछ जरूरी था करने के लिए। वह बोली, सारिका इस वक्त ममता के हाउसकीपर वाले रूम में है। मैंने उसका बुखार कम करने के लिए अभी अभी उसे एक इंजेक्शन दिया है। मुझे लगता है उसका बुखार अब तक कम हो गया होगा। वह तुमसे मिलना चाहती थी, तुम्हें उससे जाकर मिलना चाहिए। सारिका का नाम सुनते हैं रुद्राक्ष की रिलैक्स एक्सप्रेशन गायब हो गए और उसके चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन आ गए। थोड़ी देर की खुशी के बाद अब कड़वी सच्चाई का सामना करने का वक्त आ गया था। उससे पहले ही पता चल चुका था कि रोहित और राहुल मारे गए हैं और रितेश अभी भी मिसिंग है। अगर उसने उसे आदमी को उसे दिन मार दिया होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। इसी सोच के साथ रुद्राक्ष काफी इरिटेट हो गया। उसने हाँ सर हिलाया और कोल्डली बोला, ठीक है फिर तब तुम्हारी बहन की फोटो के पास चलते हैं रेस्पेक्ट परेटेनज करने के लिए। अनाहिता उसकी बातों का मतलब समझ गई और सारी चीजों को वही रखने के बाद उसके साथ बैकयार्ड में जाने लगी। और इत्तेफाक से जब हिमेश मल्होत्रा घर से जा चुका था तो उन्हें नाटक करने की जरूरत नहीं थी। सारे हाउसकीपर्स वहां से भेजने के बाद वह लोग जल्दी से ममता के रूम में गए। अंदर सारिका पानी भी रही थी। जैसे ही उसने आवाज सुनी तो उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर रुद्राक्ष को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और वह खड़ी होने की कोशिश करने लगी। लेटी रहो, रुद्राक्ष ने आगे बढ़ाकर उसे लेटाते हुए कहा। लेकिन सारिका नहीं मानी और बैठने की कोशिश करने लगी तो रुद्राक्ष के पास कोई और रास्ता होने पर उसने उसकी पीठ के पीछे पिलो सेट कर दिया ताकि वह ठीक से बेड पर पाए। वह कुछ नहीं कहा पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और रोते हुए बोले, आई एम सॉरी सर, मैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। भले ही वह एक लड़की थी लेकिन उसकी एबिलिटी उन तीनों से ज्यादा थी, इसीलिए उसे यही लग कहा था कि उन तीनों को प्रोटेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी थी। रुद्राक्ष ने ना में सर हिलाते हुए कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है। मेरे आदमी रितेश को ढूंढ रहे हैं। वह काफी स्मार्ट लड़का है, मुझे पकड़ यकीन है वह ठीक होगा। सारिक ने हाँ में सर हिला दिया मगर आंसू अभी भी उसकी आंखों से बह रहे थे। वह धीरे धीरे बढ़ाए जा रही थी, सारी मेरी गलती है। सारिका, रुद्राक्ष ने सख्त आवाज ने कहा। मैंने कहा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। नहीं सर, सारिका ने ना में सर हिलाते हुए कहा, सारी मेरी गलती है। मुझे रितेश को बाहर निकाल लाना चाहिए था। वह कितना यंग है, अगर मैं मर भी गई तो इस गिलट से मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा। शट अप, रुद्राक्ष ने चिल्ते हुए कहा। तुम्हारी जिंदगी तुम लोगों की नहीं है, वह मेरी है। मेरी परमिशन के बिना तुम ऐसा कुछ बोल भी नहीं सकती।
यह सुनते सारिका तुरंत शांत हो गई। गहरी सांस छोड़कर रुद्राक्ष ने धीमी आवाज में कहा, तुमने सुना, मुझे मेरे अलावा तुम लोगों की जिंदगी पर किसी का हक नहीं है, तुम लोगों का खुद का भी नहीं। सारिका ने हाँ में सर हिलाया और बहुत ही मुश्किल से अपने आंसू पोंछे। अनाहिता साइड में खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी और पता नहीं क्यों वह थोड़ी अपसेट थी, इसलिए उसने ममता को वहां बुलाकर चुपचाप रूम से बाहर चली गई। रूम से बाहर आते ही उसने अपना सर उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा। पहली बार उसे ऐसा लग रहा था उसके पास कुछ नहीं बचा हो। क्या हो रहा है उसके साथ, उसे नहीं पता चला कि कितना वक्त बीत गया। उसका ध्यान तब टूटा जब उसने दरवाजे की आवाज सुनी। रुद्राक्ष ने धीरे से दरवाजा खोला तो रुद्राक्ष ने उसे देखकर पूछा, तुम यहाँ एंट्रेंस पर क्यों इंतजार कर रही हो? मैंने सोचा तुम चली गई होगी। अनाहिता ने ना में सर हिलाया और कहा, मेरे पास कोई काम नहीं था। सारिका कैसी है, क्या वह शांत हो गई? रुद्राक्ष ने हाँ में सर हिलाया और बोला, हाँ वह शांत है, मैं उसे संभव के अस्पताल में भिजवा रहा हूँ ताकि तुम्हें और परेशानी ना हो। जब अनाहिता ने परेशानी शब्द सुना तो वह एक पल के लिए रुक गई। रुद्राक्ष उसे कब से इतना फॉर्मली बिहेव करने लगा, लेकिन उसे अपनी ही बात पर हंसी आ गई। वह दोनों एक दूसरे को 2 महीने से भी कम वक्त से जानते हैं। सच्चाई यह है कि वह दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं, वह रुद्राक्ष को नहीं जानती। अनाहिता नीचे देखने लगी। वह इस वक्त बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। 2 सेकंड तक कुछ सोचने के बाद उसने खुद को कंट्रोल किया और अपनी आंखें उठाकर मुस्कुराकर बोली, हाँ उसे ट्रांसफर कर दो हॉस्पिटल, इस जगह से ज्यादा कन्वीनियंट होगा, वहां पर उसे अच्छा इलाज मिलेगा और वह जल्दी ठीक हो जाएगी और उसे ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। जो अनाहिता यह सब बोल ही रही थी, तभी सारिका ने पीछे से रुद्राक्ष का आवाज दी, जिसे सुनकर रुद्राक्ष पीछे मुड़कर सारिका को आवाज दी। अनाहिता की आंखों में एक कॉम्प्लिकेटेड लुक दिखाई दे रहा था। तभी रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं अंदर जाकर देखता हूँ, क्या बात है? अनाहिता ने कुछ नहीं कहा और हाँ में सर हिला दिया। ओके। जब रुद्राक्ष रूम के अंदर आया उसने पूछा, क्या बात है? सारिका ने अपने लिप्स बाइट करते हुए पूछा, क्या राहुल और रोहित की बॉडी मिली? रुद्राक्ष ने सर हिलाया और कहा, इस सब के बारे में सुनने के बाद मैं अपने आदमियों को वहां पर भेजा था, उनकी बॉडी शायद पुलिस के पास होगी, मैं तुम्हें अस्पताल भेजने के बाद उन्हें पुलिस से कलेक्ट कर लूंगा। यह सब सुनते ही सारिका की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। रुद्राक्ष बोला, ज्यादा खुद को परेशान मत करो और खुद को ठीक होने पर ध्यान दो, हमें उनके अंतिम संस्कार भी करना है। ओके। सारिका ने मजबूत बनकर हाँ में सर हिलाया और प्रॉमिस किया, मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊंगी। इस वक्त पर सारिका को सचमुच पहली बार बुरा लग रहा था कि वह ममता के आसपास ना होने पर रितेश को ढूंढने के लिए बाहर चली गई थी। अगर वह नहीं गई होती तो वह और जल्दी ठीक हो जाती और शायद अंतिम संस्कार से पहले आखिरी बार राहुल और रितेश को देख पाती। थोड़ी ही देर में रुद्राक्ष के आदमी वहां आ गए। अनाहिता ने सारे हाउसकीपर्स को वहां से हटा दिया और रुद्राक्ष के आदमियों को बैकडोर की मदद से अंदर ले आई, जिसकी और इस दरवाजे के रास्ते से वह लोग सारिका को बाहर ले जाने वाले थे। लेकिन थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष खुद सारिका को अपनी गोद में उठकर बाहर ले आया। अनाहिता चुपचाप उनके पीछे पीछे चलती रही। उसे नहीं पता था कि क्या बोलना है और ना ही वह कुछ बोलना चाहती थी। रुद्राक्ष ने संभलकर सारिका को गाड़ी में बैठाया और पीछे मुड़कर अनाहिता से बोला, तुम वापस चली जाओ ताकि किसी को कोई शक ना हो। क्या अभी भी अनीता के सारे जासूस इस मेंशन में है ना? उसकी बात सुनकर अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और सारिका से कहा, अच्छे से आराम करना, मैं कोशिश करूंगी रितेश को ढूंढने के लिए। थैंक यू मिस मल्होत्रा। अपनी कमर के दर्द को बर्दाश्त करते हुए सारिका ने मुस्कुराकर कहा। जब अनाहिता ने उसके दर्द वाले एक्सप्रेशन देखे तो वह और परेशान हो गई। वह बेवकूफ है जो अपसेट फील कर रही है। हॉस्पिटल सारिका के लिए बेहतर होगा, वह वहां जाएगी तो उसका अच्छे से इलाज होगा। वह उदास क्यों है? उसे तो खुश होना चाहिए। अनाहिता ने बिना किसी कारण के उदास होने के लिए खुद ही को डांट लगाई और सारिका को बाय कहकर गाड़ी का दरवाजा बंद किया और रुद्राक्ष की तरफ मुड़कर बोली, मैं वापस जा रही हूँ, आराम से ड्राइव करना, उसके घाव गहरे हैं, उसे दर्द होगा। डोंट वरी, मैं जानता हूँ। अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और ममता के साथ वापस अंदर चली गई। रुद्राक्ष उसे तब तक देखता जब तक वह उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गई। अनाहिता के चले जाने के बाद उसने अपनी नजर हटाई और गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गया। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मैं हमेशा सोचती थी, सारिका जो बैक सीट पर बैठी हुई थी उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, वह किस तरह लड़की होगी जिसे तुम अपनी लाइफ पार्टनर बनोगे? जब रुद्राक्ष ने यह बात सुनी तो उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेंस था, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है किस तरह की लड़की मेरी लाइफ पार्टनर होनी चाहिए? सारिका ने मुस्कुराकर कहा, मेरे बोलने का कोई फायदा है?
क्या तुमने ऑलरेडी अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढ नहीं ली है? तुम किसकी बात कर रही हो? रुद्राक्ष ने बिना किसी एक्सप्रेशन के पूछा। मिस मल्होत्रा है ना? यह सुनते ही रुद्राक्ष के एक्सप्रेशन थोड़े से बदल गए। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा? हम सिर्फ दोस्त हैं। ऐसे दोस्त जिन्होंने शादी कर ली है, रुद्राक्ष मन ही मन बोला। दोस्त वाली बात सुनकर सारिका हंसने लगी, जिससे उसके चोट में दर्द हुआ और उसका चेहरा पीला पड़ गया, मगर दर्द ज्यादा न होने की वजह से उसने धीरे से सांस ली और बोली, दोस्त रुद्राक्ष, भले ही तुम मेरे बॉस हो, मैं तुम्हारे लिए काम करती हूँ, मगर उससे भी ज्यादा मेरे दोस्त हो। तुम अपने दोस्तों के साथ तो ऐसा कभी बिहेव नहीं करते। यह थोड़ा अलग अलग है, रुद्राक्ष ने जवाब दिया। मैंने अनाहिता को बहुत सारी प्रॉब्लम्स में डाल दिया है, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। रियली? सारिका ने ना में सर हिलाया। उसे उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। प्यार किस्मत की बात होती है और उसे पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, इसलिए मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, मुझे समझ में आ गया है। उसकी बात सुनते हुए अनजाने में ही रुद्राक्ष ने धीरे से अपनी नाक को छुए और जब उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है तो वह हैरान हो गया। लेकिन फिर भी उसने कहा, मुझे अभी तक पता नहीं है, मुझे कंफर्म करना है। सारिका ने में कंफ्यूजन में पूछा, क्या तुम्हें यह बात कंफर्म करनी है कि तुम किसी को पसंद करते हो या नहीं? ऑफ कोर्स। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 153, पीटर का लेटर। अब तक आपने सुना कि रुद्राक्ष अनाहिता के लिए जो 2 गिफ्ट लेकर आता है वह अनाहिता को बहुत पसंद आते हैं। उसके बाद दूसरी रुद्राक्ष बहुत ही सावधानी से अनाहिता के घर से सारिका को गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। अब आगे, जब रुद्राक्ष ने कहा कि वह अनाहिता से प्यार करता है या नहीं, यह बात उसे कंफर्म करनी है, तो सारिका ने की क्यूरियस होकर पूछा, और तुमने कैसे कंफर्म करने का फैसला किया है? मुझे नहीं पता, रुद्राक्ष ने जवाब दिया। मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है? सारिका ने थोड़ी देर सोचा, फिर जवाब दिया, मेरे पास एक आइडिया है। जब मैं कश्मीर के बॉर्डर पर थी तो मैं किसी को पसंद करती थी, और यह कंफर्म करने के लिए कि मैं उसे सचमुच पसंद करती हूँ या फिर सिर्फ अट्रैक्टेड हूँ, मैंने फैसला किया कि मैं उसे 1 हफ्ते तक अवॉइड करूंगी। अगर मैं 1 हफ्ते तक उसे बिना देखे बिना बात किए रह पाई तो इसका मतलब है मैं सिर्फ अट्रैक्टेड थी, अगर नहीं रह पाए तो इसका मतलब मैं सच में तुझे पसंद करती हूँ। उसकी बातों ने रुद्राक्ष का इंटरेस्ट बढ़ा दिया। क्या हुआ? क्या तुम उसे इंसान से दूर रह पाई? सारिका ने दूसरी तरफ देखते हुए एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि कश्मीर बॉर्डर कितने खतरनाक होते हैं। मैं जिस दिन डिसीजन लिया उसके 2 दिन बाद ही मुझे पता चला कि दुश्मनों की तरफ से होने वाले हमले में वह मर गया है, उसकी लाश भी नहीं मिली। यह सुनकर रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखा और बोला, आई एम सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, सारिका ने कहा, अगर तुमने आकर हमें वक्त पर उन दुश्मनों से नहीं बचाया होता तो हम भी अब तक मर ही चुके होते। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। मैं बस थोड़ी जल्दीबाजी में आकर कुछ गलत कदम ले लिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी परमिशन की बगैर मारूंगी भी नहीं, और उसके अलावा शायद रितेश भी अभी जिंदा हो। मुझे खुशी हुई कि तुम इस तरह से सोचती हो, रुद्राक्ष ने कहा और स्पीड बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे घाव को ठीक हो जाने के बाद तुम्हें ही अनाहिता को प्रोटेक्ट करना है। सारिका एक पल के लिए हैरान हुई और फिर उसने हाँ में सर हिलाकर कहा, यस सर। वह चारों कभी भी रुद्राक्ष के आर्डर को मना नहीं करते थे, और उसके अलावा सारिका के मन में कहीं ना कहीं यह फीलिंग हो रही थी कि अनाहिता ही उनकी लेडी बॉस और उनके रुद्राक्ष की लाइफ पार्टनर होगी। इसलिए अनाहिता को प्रोटेक्ट करना उसके लिए बहुत खुशी की बात होगी। खुशकिस्मती की बात थी कि उनके एक्सीडेंट हो जाने के बावजूद अनाहिता को कोई चोट नहीं पहुंची, वरना वह जिंदा तो रह जाती मगर गिलट से कभी बाहर नहीं निकाल पाती। वही ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए रुद्राक्ष की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कसी हुई थी और उसके आंखों में कंफ्यूजन भरे एक्सप्रेशन थे। क्या मैं 1 हफ्ते तक उससे दूर रह पाऊंगा? मैं चाहता क्या हूँ, उसे दूर रहना या फिर नहीं? रुद्राक्ष बहुत ही सोच रहा था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। शायद जवाब उसे जल्द मिल जाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन में अनाहिता अपने रूम में आकर थोड़ी देर शांति से बैठ गई। उसे अपने इन कम्प्लेक्स इमोशन से डील करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। उसके रूम के पर्दे थोड़े से खुले हुए थे, इसलिए उसके पूरे अंधेरे रूम में थोड़ी सी रोशनी की किरण आ रही थी जो सीधा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आधा घंटा बीत गया, रोशनी की किरण धीमी पड़ने लगी, फिर भी अनाहिता को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके इन कॉम्प्लिकेटेड इमोशन का कारण क्या है। उसने बार बार अपना सर झटका ताकि वह इस बारे में ना सोचे और खड़ी होकर रूम की लाइट्स ऑन की और पीटर कर दिया हुआ लेटर निकलकर आराम से बैठकर पढ़ने लगी।
पीटर हमेशा ही लेटर्स लिखने के लिए इसी तरह के पेपर का इस्तेमाल करता है और हमेशा लेटर के ऊपर पर एक रेड हार्ट डिजाइन करता है। जब अनीता ने यह देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसमें लिखा हुआ था, मेरी प्यारी दीदी, आपसे मिले हुए काफी दिन हो गए। वैसे तो आपको अलग अलग लैंग्वेज आती है, मगर मैं आपसे हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। मैं आपके पास इंडिया आना चाहता हूँ आपसे मिलने, लेकिन डैड और मोम ने कहा कि आप वहाँ किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए गए हो, इसलिए मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर एक समझदार लड़का होने के नाते मैं आपको किसी इम्पोर्टेंट काम के बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। एनीवे, बहुत सारी ऐसी चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और मुझे नहीं पता कि आप यह लेटर कब पढ़ोगे। उसके बाद पीटर ने एक सैड फेस वाला इमोजी बनाया हुआ था, जिसे देखते ही अनाहिता हंसने लगी और उसने आगे पढ़ने जारी रखा। मैं अपने इस सेमेस्टर में कई नए दोस्तों से मिला और मेरी एक गर्लफ्रेंड भी बन गई है। उसका नाम सोफिया है और उसी ने पहले आकर मुझसे बात की। अब जब वह हर रोज मेरी फेवरेट चिप्स मुझे लाकर दिखती है तो मैं मान गया, लेकिन वह काफी कलमजी है। वह हर रोज स्कूल खत्म होने के बाद मेरे साथ खेलने के लिए जिद करती रहती है। अब जब मैं ऑलरेडी उसका बॉयफ्रेंड हूँ तो यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसका ध्यान रखूं और उसका क्लमजनेस को बर्दाश्त करूँ। लेकिन मॉम डैड को इस बार भी मत बताना, यह हम दोनों का बीच का सीक्रेट है। कल मैंने सुना कि डेट मॉम से कह रहे थे कि हमारी जो नेवर है रिया, उनकी शादी हो रही है। आपकी शादी कब होगी? क्या आपको अभी तक आपके लिए कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिला? यह पढ़ते ही अनाहिता के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। पीटर हमेशा से ही एक मैच्योर बच्चा है, यहाँ तक कि अब उसे अपनी बड़ी दीदी की शादी की भी चिंता होने लगी। इन सभी बातों को इग्नोर करके अनाहिता ने आगे पढ़ना जारी रखा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप शादी नहीं करोगे, क्योंकि रिया की शादी होने के बाद वह चली गई तो आप भी चले जाओगे, इसलिए आप शादी मत करना। और जब आप वापस आओगे तो देखना मैं एक अच्छा बच्चा बन गया होगा। मैं ऑलरेडी मॉम के घर के कामों में मदद करता हूँ और आपका रूम हर रोज साफ भी करता हूँ। मेरे फ्रेंड ने मुझे एक गिफ्ट दिया है, मगर मैं अभी तक उसे खोला नहीं है। आपका वापस आने के बाद हम उसे एक साथ खोलेंगे। माहिती, जल्दी वापस, मैं आपको बहुत बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा। आपका पीटर। लेटर के अंत में पीटर ने बहुत सारे कलरफुल हार्ट डिजाइन किए थे। अनाहिता ने जब लेटर पढ़ना खत्म किया तो अपनी आंखों में आंसू देखकर हैरान हो गई। उसे अपने आप पर ही हंसी आ रही थी कि इतनी बड़ी होकर भी एक लेटर पढ़ने के बाद वह रोने लगती है। अनाहिता ने अपने आंसू साफ किया और लेटर को अच्छे से फोल्ड करके अपनी एक फेवरेट बुक में रख दी और फिर अपने मोबाइल पर एक नंबर डायल। जब दूसरी तरफ से किसी ने कॉल उठाया तो उसने पूछा, कैसा चल रहा है सब कुछ? दूसरे तरफ वाले आदमी ने जवाब दिया, अभय की प्रोग्रेस थोड़ी स्लो है और उसे हमारे जरूरत की सिर्फ आधी चीज से ही मिली है और आपके इंस्ट्रक्शंस के बगैर हमने भी उसे डिस्टर्ब करनी है कि हिम्मत नहीं की। क्या आपको लगता है कि हमें इंटरप्ट करना चाहिए? नहीं नहीं, ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है, अनाहिता ने आराम से जवाब दिया। अगर हम कुछ ज्यादा ही रेस्टले एक्ट करेंगे तो हमारे दुश्मनों को भनक लग सकती है। वहाँ पर हिमेश मल्होत्रा के आदमी भी होंगे, इसलिए तुम्हें अपने आप को इतनी जल्दी रिवील नहीं करना है। अभय को ही करने दो, किसी को भी बच्चे पर शक नहीं होगा कि वह क्या कर रहा है। ओके मैम, इतना कहकर दूसरी तरफ से कॉल कट हो गया और अनाहिता खिड़की के बाहर देखते हुए किसी गहरी सोच में चली गई। वह पीटर के लेटर से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई थी, लेकिन थोड़ी शांत हो गई थी। पीटर के लेटर को पढ़ने के बाद उसे अपने प्लान्स में कमियां नजर आने लगी थी, लेकिन वह इस प्लान के साथ आगे नहीं बढ़ सकती थी क्योंकि उसे अपने डैड, मोम और पीटर के पास वापस जाना था। उसे बहुत ही शांति और धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। जल्दी ही रात हो गई। अनाहिता को रुद्राक्ष का कोई मैसेज नहीं आया। वह रुद्राक्ष से सारिका के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन पूरा मैसेज टाइप करने के बाद उसने उसे डिलीट कर दिया। भूल जाओ, संभव के अस्पताल में बहुत सारे टैलेंटेड डॉक्टर से और सारिका को सिर्फ चोट लगी है, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अब जब रुद्राक्ष ने उसे मैसेज नहीं किया है, इसका मतलब इस सारिका बिल्कुल ठीक होगी। अनाहिता ने अपने डैड के भिजवाए हुए सेटेड कैंडल्स को जलाया और लाइट बंद करके सो गई। वह कैंडल काफी असरदार थी, इसलिए अनाहिता काफी गहरी नींद में चली गई। वहीं दूसरी तरफ अपने रूम की लाइट बंद करने के बाद रुद्राक्ष सिर्फ बेड पर करवटें बदल रहा था। उसने पिछले 6 घंटे से अनाहिता को कांटेक्ट करने से अपने आप को रुका हुआ था। इस टाइम के दौरान वह अपने काम के साथ बिजी था, इसलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब जब वह अपने बेड पर अपने घर में है तो अनाहिता को कांटेक्ट करने की उसकी इच्छा बढ़ती जा रही थी। लेकिन तभी उसे याद आया कि सारिका ने 1 हफ्ते तक इंतजार करने के लिए कहा था, इसलिए अपने आप को उसने मजबूरन समझाया और सोने की कोशिश करने लगा। सो जाओ रुद्राक्ष, जल्दी ही रात खत्म हो जाएगी। लेकिन 2 घंटे बाद रुद्राक्ष अपने बेड पर उठकर बैठा और उसने साइड का लैंप ऑन किया। वह सो नहीं पा रहा था। डैम इट, क्यों इस वक्त उसका अनोसिया एक्ट कर रहा है? क्या टाइम डिफरेंस की वजह से? ऐसे ही हो सकता है।
रुद्राक्ष ने टेबल पर से अपना मोबाइल उठाया और मैसेज देखने लगा, जिसमें कोई सारे मैसेज थे लेकिन कोई भी अनाहिता के नहीं था। वह मुंह बनाते हुए बोला, निर्दय लड़की, भले ही मैंने उसे कांटेक्ट नहीं किया मगर वह मुझे कॉल करके पूछ सकती थी कि मैं घर पहुंचा या नहीं। फ्रस्ट्रेटेड होकर रुद्राक्ष ने अपना सर बेड से टीका लिया और एक सिगरेट जला ली। तभी उसे अचानक अनाहिता के डैड का दिया हुआ गिफ्ट याद आया जो उसकी अच्छी नींद के लिए था। वह जाकर खड़ा हुआ और उसे बॉक्स में से एक छोटी सी शीशी निकालकर उसे एक ही घूंट में पी गया और वापस बेड पर आकर लेट गया। शायद दवाई की वजह से या फिर थकावट की वजह से उसे तुरंत ही नींद आ गई। जब हम जगे हुए होते हैं तो वक्त धीरे बीतता है और सोने पर वक्त पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। रुद्राक्ष की नींद अगली सुबह उसके फोन के बजाने से खुली। उसकी नींद अभी भी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उसने फोन कॉल उठाते ही गुस्से में चिल्लाकर कहा, क्या बात है। उसके गुस्से भरी आवाज सुनकर दूसरी तरफ वाला इंसान डर गया और उसने कांपती हुई आवाज में अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर सिंघानिया, मैं अशोक दीक्षित बोल रहा हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल। यह सुनते ही रुद्राक्ष थोड़ी देर के लिए शांत हो गया और उसने अपने गुस्से को एडजस्ट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर। तब जाकर दूसरी तरफ अशोक जी ने एक राहत के साथ ली और कहा, लगता है मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं, प्लीज बोलिए। रुद्राक्ष ने फोन को स्पीकर पर रख दिया और अपनी शर्ट पहनने लगा। अशोक जी काफी खुश थे और वह बोले, आपने अपनी जी फ्रेंड को हमारे कॉलेज में रिकमेंड किया था, उसके लिए मुझे कुछ अपडेट देनी थी। रुद्र जो अभी तक थोड़ा बहुत चिढ़ा हुआ था वह तुरंत चिड़चिड़ापन गायब हो गया और उसने पूछा, क्या हुआ। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 154, शेखर भारद्वाज। अब तक आपने सुना कि अनाहिता पीटर का लेटर पढ़कर थोड़ी इमोशन हो जाती है और दूसरी तरफ अनाहिता से दूर रहने के फैसले के चलते रुद्राक्ष ने उसे कॉल नहीं किया होता। अगले दिन उसे मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल का कॉल आता है। अब आगे एडमिशन वाली बात सुनते ही रुद्राक्ष की सारी जो चिड़चिड़ाहट गायब हो गई और उसने पूछा, कैसा चल रहा है सब कुछ। प्रिंसिपल दीक्षित ने जवाब दिया, हमने अभी अभी एक टीचर अपॉइंट किया है जो मैक्सवेल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं और उन्होंने एक स्पेशल क्लास बनाई है जिनमें वह अच्छे स्टूडेंट को ही भर्ती ले रहे हैं। मैं आपकी फ्रेंड के लिए इस क्लास में एक सीट बुक कर दी है, क्या आप उनसे आज क्लास ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं। टाइमिंग दोपहर की है और उनके साइन करने के बाद से क्लास दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। ओके, थैंक यू प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल दीक्षित ने कहा, वेलकम सर, आपकी मदद के बिना मुंबई यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा लाइब्रेरी होती ही नहीं। रुद्राक्ष ने शांति से जवाब दिया, यह कोई बड़ी बात नहीं है। आफ्टर ऑल मैं इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूं और मेरी दोस्त की ग्रेजुएट होने के बाद मैं इस कॉलेज को एक लैब बिल्डिंग भी डोनेट करूंगा। यह सुनते ही प्रिंसिपल दीक्षित की आंखों में चमक आ गई। सर, अब अपनी फ्रेंड को ऑफिस जल्दी आने के लिए कह दीजिएगा, मैं उनके लिए सारे पेपर पर हैंडल कर लूंगा ताकि उन्हें ज्यादा परेशान ना होना पड़े। थैंक यू, माय प्लेजर। एक एंटायर लैब बिल्डिंग, सारे बेस्ट टीचर्स और रिसोर्सेज उन्हें ही मिलेंगे। प्रिंसिपल दीक्षित ने रुद्राक्ष को 2 बार और थैंक यू कहा और कॉल कट कर दिया। ठीक उसी वक्त किसी ने उनके दरवाजे पर नोक किया और अंदर आया। जैसे ही प्रिंसिपल दीक्षित ने उस इंसान को देखा उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने खड़े होकर बहुत ही खुशी से कहा, आप आ गए मिस्टर भारद्वाज, प्लीज आकर बैठिए। वह एक 30 साल के आदमी होंगे। उनकी काली आंखें, ट्रेड फेस और एलिगेंट ऑरा था जिसमें थोड़ी बहुत कोल्डनेस भी महसूस हो रही थी। लेकिन जब वह इंसान चेयर पर बैठकर कोल्डली प्रिंसिपल सर की तरफ देखने लगा तो उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई और उन्होंने ऑकवर्डली पूछा, आप अचानक से यहाँ कैसे आए मिस्टर भारद्वाज। शेखर भारद्वाज ने बहुत ध्यान से प्रिंसिपल दीक्षित को देखा। उसने मुंबई यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी की थी बहुत ही छोटी उम्र में और आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे देश चला गया था। 3 सालों के बाद वह वापस लौटा और मुंबई यूनिवर्सिटी में एक हाई सैलरी पर टीचर की जॉब पर लगा था। लेकिन पैसा उसके लिए जरूरी नहीं था। वह एक टीचर्स की फैमिली आता था और उसका एक ही गोल था और वह था अच्छे स्टूडेंट को ट्रेन करना। क्लास स्टार्ट होने से पहले ही प्रिंसिपल दीक्षित ने बहुत सारे ऐसे यूजलेस स्टूडेंट को उनकी क्लास में डाल दिया था जिनके ग्रेड बहुत ही कम थे और जो एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में भी एंट्री नहीं पा सकते थे। लेकिन अब उन्होंने जबरदस्ती एक और स्टूडेंट को उनकी क्लास में एंट्री करवा दिया है जो शेखर के बर्दाश्त के बाहर था। प्रिंसिपल दीक्षित उनकी तरफ देखते हुए बेवकूफी की तरह हंसे जा रहे थे। तभी शेखर ने डायरेक्टली कहा, सर मैंने सुना है कि आपने एक और स्टूडेंट मेरी क्लास में जोड़ दिया है। माफी वाले एक्सप्रेशन के साथ प्रिंसिपल दीक्षित ने अपने हाथ आपस में उलझाए और रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मिस्टर भारद्वाज, मैं प्रॉमिस करता हूँ यह आखिरी बार है।
लेकिन मिस्टर भारद्वाज अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थे और वह गुस्से में बोले, जब रायचंद परिवार ने किसी को मेरी क्लास में ऐड करने के लिए कहा था तब भी आपने कहा था कि आखिरी बार है। पिछली बार तो आपने एक ऐसे स्टूडेंट को मेरी क्लास में डाल दिया है जो अपने हाई स्कूल से पर एक्सपेल हुआ था। प्रिंसिपल दीक्षित ने उन्हें रोकते हुए कहा, मिस्टर भारद्वाज आखिरकार मुझे भरोसा कीजिए, यह आखिरी बार है। मैं कसम खाता हूँ कि आगे से कोई स्टूडेंट आपकी क्लास में ऐड नहीं करूंगा। शेखर ने वह कप जो प्रिंसिपल दीक्षित ने उसे दिया था उसे साइड में करते हुए ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होगा। आप उसने स्टूडेंट को रख लीजिए और मैं चला जाता हूँ। आप ऐसा मत कीजिए, प्रिंसिपल ने उन्हें रोकते हुए कहा। उसे सिंघानिया परिवार में रिक्रूटमेंट किया है। आप जानते हैं सिंघानिया परिवार की क्या रिपीटेशन है? तो क्या? शेखर जैसे टीचर को अमीर परिवार से उसे बिल्कुल डर नहीं लगता था। जब वह प्रिंसिपल सर ने देखा कि शेखर इस बार कितना पक्का है तो उनके माथे पर पसीना आने लगा। उन्होंने आखिरी बार मनाने की कोशिश करते हुए कहा, मिस्टर भारद्वाज, क्या आपको हमेशा से एक लेबोरेटरी नहीं चाहिए थी? मिस्टर सिंघानिया ने कहा है कि अगर उनकी यह फ्रेंड टाइम पर ग्रेजुएट हो जाती है तो वह हमारे लिए एक पूरी लैब बिल्डिंग डोनेट करेंगे। एक पूरी बिल्डिंग। जब वह बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तो उसे पर एक पूरा फ्लोर आपका हो सकता है। उनकी बात सुनकर शेखर ने अपनी भौहें आपस में सिकुड़ते हुए कहा, सर, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं यह क्लास क्यों स्टार्ट की थी। मैं एक ऐसे स्टूडेंट का बनाना चाहता हूं जो नॉर्मल स्टूडेंट से ज्यादा अच्छे हो पढ़ाई में और देश को फ्यूचर में एक नई ऊंचाइयों को ले जा सकते हैं। ऑलरेडी मेरे क्लास में आपने कुछ यूजलेस फ्रेंड को ऐड कर दिया है। आप और स्टूडेंट ऐड करने पर क्यों तुले हुए हैं? लेकिन फिर भी प्रिंसिपल भारद्वाज ने इंसिस्ट करते हुए कहा, वेल, जैसा कि आपने कहा ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट आपकी क्लास में है जो आपकी मर्जी के बगैर है, तो एक और बढ़ जाने से आपको क्या फर्क पड़ेगा? अब जब आप इतने अच्छे टीचर हैं तो एक और एडिशनल स्टूडेंट से आपको क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? शेखर एक्सप्रेशन बुरे हो गए और वह बोला, सर, इस वक्त मजाक करने का नहीं है। यह बात सुनते ही प्रिंसिपल सर के चेहरे के स्माइल गायब हो गए और उन्हें सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, आप उसे बिना मिले उसे रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? क्या हो कि अगर वह दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट हो, मैं उसकी आइडेंटिटी या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं जानता हूँ, हो सकता है कि वह एक टैलेंटेड स्टूडेंट हो जिसकी आपको जरूरत हो। यह सुनकर शेखर कुछ सेकंड के लिए शांत हुआ और उसने जवाब दिया, ठीक है, फिर अगर वह नई स्टूडेंट क्लास के मंथली एग्जाम में टॉप 20 में नहीं आई तो मैं उसे बाहर निकाल दूंगा और उसके अलावा मेरी एक और शर्त है। जब शेखर मान गया तो प्रिंसिपल सर भी उसकी शर्त मानने के लिए तुरंत तैयार हो गया और बोले, बताइए, अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं जरूर करूँगा। शेखर ने बहुत ही शांति से कहा, मुझे एक और स्टूडेंट जोड़ना है अपनी क्लास में, बस इतना ही। मुझे लगा कि कोई बड़ी बात होगी कि क्लास है आपकी मर्जी, अगर आप चाहे तो 10 स्टूडेंट भी अपनी मर्जी से जोड़ सकते हैं। इतना कहकर प्रिंसिपल सर थोड़ी देर के लिए रुके और फिर उन्होंने पूछा, क्या वह स्टूडेंट आपकी रिलेटिव है? शेखर थोड़ी देर के लिए रुका, फिर उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं उसे नहीं जानता। तो वह कौन है? नताशा राय, उसने मुंबई यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है, वह अपनी बैच की टॉप स्टूडेंट है। नताशा रॉय? हाँ। प्रिंसिपल दीक्षित ने यह ना पहले सुना था। वह लंदन की एक टॉप स्टूडेंट है और मुंबई यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना चाहती थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, मगर आपको चेक करना होगा कि वह आपकी क्लास में आना चाहती है या नहीं। शेखर ने जवाब दिया, मैं उसे खुद बात कर लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ओके, तो यह मामला यही सेटल हो गया। प्रिंसिपल दीक्षित तुरंत मान गए। आपने एक स्टूडेंट अपनी क्लास में ज्वाइन किया और मैं एक हिसाब बराबर। शेखर ने खड़े होते हुए कहा, मैं जाता हूँ, आप अपना काम करिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। इट्स ओके, शेखर ने मना किया और प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर चला गया। गहरी सांस छोड़ते हुए मिस्टर दीक्षित अपने चेयर पर बैठ गए। प्रिंसिपल होना कितनी मुश्किल बात है। अगर उन्हें कॉलेज में एक लेबोरेटरी बिल्डिंग की सख्त जरूरत न होती तो वह उस शेखर से पंगा नहीं लेते। आफ्टर ऑल वह मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट था। वह बस यही उम्मीद कर सकते थे कि रुद्राक्ष का रिकमेंड किया हुआ स्टूडेंट मंथली एग्जाम में 20 की पोजीशन में आ जाए, भगवान बचाएं उन्हें। वहीं दूसरी तरफ अनाहिता मल्होत्रा मेंशन में सो रही थी और जब वह गहरी नींद में थी तो लगातार दरवाजा खटखटाना की आवाज से उसकी नींद खुली। कौन है? अनाहिता बेड से उठी। तभी उसे हिमेश मल्होत्रा की आवाज बाहर से सुनाई दी। माहिरा, क्या तुम उठ गई हो? अनीता ने अपने फोरहेड दबाया और जवाब दिया, मैं उठ गई हूँ डैड, क्या बात है? हिमेश मल्होत्रा ने एक साइड होते हुए कहा, जल्दी आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अब तक अनाहिता पूरी तरह से नींद से जाग चुकी थी। उसने हिमेश मल्होत्रा को हाँ बोलकर जल्दी से बाथरूम में गई और फ्रेश हो गई। इतनी खुशी के बाद क्या हो सकती है?
जब अनाहिता नीचे पहुंची तो हिमेश मल्होत्रा उसके पास एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आया और सीधा बोला, माहिरा, मिस्टर सिंघानिया ने तुम्हें मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा दिया है। लंच खत्म होने के बाद तुम जाकर वहां रजिस्टर कर लेना। अनाहिता ने उसकी तरफ देखा तो यह मामला था। अब जब अभय की प्रोग्रेस धीमी थे तो वह इस मौके का फायदा उठाकर मुंबई यूनिवर्सिटी में अपने मिस्टीरियस फादर के बारे में ढूंढ सकती थी, जिसका जिक्र उसकी मॉम की डायरी में था और शायद वहां जाकर उसे कुछ याद भी आ जाए। हाँ, मैं सर हिलाते हुए उसने मुस्कुरा कर कहा, ऑल राइट, मैं इस कॉलेज के लिए तैयारी कर लेती हूँ। नहीं, हिमेश मल्होत्रा ने उसे गुस्से में घुरा और बोले, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, तुम अभी रुद्राक्ष को कॉल करो और उसे थैंक यू बोलो। ओके, अनाहिता ने हमें सर हिलाया। हिमेश मल्होत्रा उसी की तरफ देखे जा रहा था, इसलिए उसने रुद्राक्ष को कॉल किया, लेकिन कुछ रिंग जाने के बाद ही उसे एक रोबोटिक आवाज सुनाई थी जो बता रही थी उसका कॉल रिजेक्ट हो गया है। यह सुनते ही अनाहिता के एक्सप्रेशन जम गए। यह पहली बार था जब रुद्राक्ष ने उसके कॉल को रिजेक्ट किया था। यह बात हिमेश मल्होत्रा भी समझ गया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह बोला, वह बहुत बिजी होगा, भूलना मत बाद में उसे कॉल करना। मुझे अभी कंपनी जाना है और मुझे देखना है कि नहीं बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कैसी चल रही है। और हाँ, यूनिवर्सिटी से मुझे याद आया कि डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफिस जाना प्रिंसिपल से मिलने के लिए और यह कहना कि रुद्राक्ष ने तो मेरे रेकमेंड किया है और उसके अलावा तुम्हें कॉलेज की रूल्स भी फॉलो करने होंगे। तुम इस मौके को बर्बाद नहीं कर सकती जो रुद्राक्ष में तुम्हें दिया है। अब जब पहले तुम हारे मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे, इस वजह से तुम्हें पढ़ाई में तकलीफ हो सकती है, तो तुम रुद्राक्ष को कॉल कर लेना। तुम्हारी पढ़ाई में मदद करने के लिए यह बहुत अच्छा मौका होगा तुम दोनों के नजदीक आने का। हिमेश मल्होत्रा की बातें इस वक्त बिल्कुल एक बुढ़ी दकियानुसी सोच वाली 60 साल की औरत की तरह लग रही थी, लेकिन फिर भी अनाहिता ने मुस्कुराकर हमें सर हिलाया और कहा, ओके। यह सुनकर हिमेश मल्होत्रा रिलैक्स हो गया और काम के लिए निकल गया। वह इतने अच्छे मूड में था कि आज मैं ऊपर आसमां नीचे गाना गुनगुनाते हुए जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कभी कुछ ही दिनों पहले उसकी बेटी की मौत हुई है। उसे देखते हुए अनाहिता ने अपनी आंखें रोल की और मन ही मन बोली, कितना अनाइंग बुढ़ा है। और इतना कहकर वह अपने रूम में चली गई। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 155 अपना नाम कार्ड दिखाए। अब तक आपने सुना कि रुद्राक्ष अनाहिता का एडमिशन मुंबई यूनिवर्सिटी में स्पेशल क्लास में करवाता है, जिसका टीचर एक और स्टूडेंट के इन्फ्लुएंस के द्वारा एडमिशन लेने से खुश नहीं होता मगर उसे लेना पड़ता है। अब आगे हिमेश मल्होत्रा काम के लिए चला गया। लंच के दौरान अनाहिता ने अपना फोन निकला जो पूरे दिन से नहीं बजा था। वह काफी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी और सोच रही थी कि रुद्राक्ष इतना क्या बिजी है और उसने उसका कॉल रिजेक्ट क्यों किया। खाना खत्म करने के बाद वह रुद्राक्ष को कॉल करने ही वाली थी मगर रुक गई। वह डायल बटन प्रेस करने से पहले ही अपना हाथ पीछे खींच लिया और मन ही मन बोली, भूल जाओ, अगर वह बिजी है तो फिर मेरा कॉल रिजेक्ट कर देगा। मुझे इंतजार करना चाहिए उसके फ्री होने का, उसके बाद वह खुद मुझे कॉल करेगा। वह पूरे दिन तो बिजी नहीं रह सकता ना। यह सोचकर अनाहिता काफी अच्छा फील करने लगी। वह ऊपर गई और उसने एक कैजुअल आउटफिट पहन लिया और बालों को पोनीटेल बनाकर घर से निकल गई। उसने पहले ही अपने पीएचडी कंप्लीट कर ली थी और कैंपस लाइफ को जिए हुए उसे कुछ साल हो गए थे। वह जो अजीब से इमोशंस कुछ दिनों से फील कर रही थी उनसे छुटकारा पाने के लिए एक अच्छा मौका था। वहीं दूसरी तरफ फाइनली शेखर को नताशा का एड्रेस मिल गया। सिंघानिया मेंशन काफी बड़ा था। उसके सामने खूबसूरत सा गार्डन था और घर भी काफी खूबसूरत है। वहां पर अंदर ही एक छोटा सा मंदिर और नर्सिंग होम भी था। एक लाइन में कहा जाए तो कोई भी इंसान अपनी पूरी जिंदगी उसे घर के अंदर आसानी से बिता सकता था। शेखर सिंघानिया मेंशन के सामने खड़ा था और उसकी हमेशा शांत दिखाई देने वाली आंखों में हैरानी दिखाई दे रही थी। वह एक एकेडमिक बैकग्राउंड से आता था, इसलिए उसके पेरेंट्स और उससे पहले की भी कई जनरेशन टीचर्स ही थे। भले ही उसकी फैमिली थोड़ी बहुत रिच थी, लेकिन उसने आज से पहले ऐसा लग्जरियस मेंशन पहले कभी नहीं देखा था। और उसके अलावा यह मेंशन मुंबई में ऐसी जगह पर था जहां जमीन की काफी ऊंची कीमत है। अगर वह ठीक ठाक अंदाजा रहा है तो इस पूरे मेंशन की कीमत 400 करोड़ से भी ऊपर होगी। लेकिन शेखर को जिस बात ने सबसे ज्यादा हैरान किया था वह उसे घर की सुंदरता नहीं बल्कि कुछ और था। वह सच्चाई की नताशा सिंघानिया मेंशन में रहती है, सिंघानिया परिवार के साथ, जिसका जिक्र प्रिंसिपल सर ने किया था। क्या नताशा वही स्टूडेंट है जिसे प्रिंसिपल सर इसकी क्लास में ऐड करना चाहते थे? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी एक गार्ड आया और उसने सख्त एक्सप्रेशन के साथ पूछा, आप किससे मिलना चाहते हैं? शेखर ने अपना नाम कार्ड दिखाए जिससे साफ हो गया कि वह यूनिवर्सिटी का एक टीचर है। उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी का एक टीचर हूँ, मैं यहाँ नताशा से मिलने आया हूँ, क्या वह यहाँ है?
मिस राय इतना कहकर उसे गार्ड ने शेखर को थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा और सिक्योरिटी रूम में जाकर बाकी के गार्डों को इन्फॉर्म किया। वही मेंशन के अंदर सुमित्रा जी और नताशा लंच कर रहे थे। लंच करते हुए वक्त सुमित्रा जी ने उसे याद दिलाया, तुम आज दोपहर में ही अपने कॉलेज में रिपोर्ट करने जा रही हो, तुम ध्यान से जाना, मैं किसी को भेजूंगी तुम्हें वहां छोड़ने के लिए। नताशा ने मुस्कुराकर हिलाकर कहा, ओके आंटी, मैं जाने से पहले एक बार सारा सामान अच्छे से चेक कर लूंगी। ठीक उसी वक्त एक गार्ड अंदर आया। दोनों ने उसे तरफ देखा तो गार्ड ने उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया और कहा, मैम, मुंबई यूनिवर्सिटी से कोई टीचर आए हैं मिस राय को ढूंढते हुए। नताशा ने थोड़ी हैरानी और नर्वस होकर कहा, वह मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं और उनका नाम क्या है? क्या किसी को पता चल गया कि उसने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के दौरान चीटिंग की थी? यह भगवान, उसने सिर्फ कुछ फॉर्मूले ही चेक किए थे। प्लीज उसे बचा लो। नताशा यह सब सोच ही रही थी, तभी उसे गार्ड ने जवाब दिया, और शायद उनका नाम शेखर भारद्वाज है। शेखर भारद्वाज। नताशा एक्साइटेड होकर खड़ी हो गई। जब उसे लगा कि उसने कुछ गलत कर दिया तो उसने एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ सुमित्रा जी को देखा और एक्सप्लेन किया, शेखर सर मुंबई यूनिवर्सिटी में हायर किए गए नए टीचर है। भले ही वह यंग है लेकिन वह काफी कैपेबल है। उन्होंने कई सारे अच्छे स्टूडेंट को टीच किया है। उन्होंने इतने अवार्ड जीते हैं जिसे पूरा घर भर सकता है। सुमित्रा जी टैलेंटेड लोगों को हमेशा ही एडमायर करती थी। जब उन्होंने यह सुन तो उन्होंने जल्दी से उस गार्ड को इंस्ट्रक्शन दिए, प्लीज मिस्टर भारद्वाज के अंदर लेकर आओ। ओके मैम। वह गार्ड वहां से मुड़कर चला गया। 10 मिनट बाद शेखर मेंशन के अंदर आया। जब वह कॉरिडोर में आया तो उसने नोटिस किया कि वहां कितना एक्सपेंसिव आर्ट वर्क से डेकोरेट किया गया था। यहाँ तक कि उनके फ्रेम्स भी प्रीमियम वुड से बनाए गए थे, जैसा कि उसे उम्मीद थी मुंबई शहर का सबसे अमीर परिवार से। फाइनली वह लिविंग रूम में पहुंचा तो उसे एक अमीर देखने वाली लेडी ने मुस्कुराकर उसे ग्रिट किया, प्लीज बैठ जाइए मिस्टर भारद्वाज। शेखर ने हमें सर हिलाया और पूछा, नाइस टू मीट यू, क्या आप नताशा की मॉम है? उसकी यह बात सुनकर सुमित्रा जी ने हंसते हुए कहा, नहीं, मगर मैं उसकी मदर इन लॉ। नताशा, यहाँ देखो, तुम्हारी टीचर आए हैं। जब सुमित्रा जी ने इशारा किया तो शेखर ने पीछे खड़ी नताशा की तरफ देखा। उसने पहले नताशा का बैकग्राउंड चेक किया था, इसलिए वह उसे पहचान गए। नताशा ने ग्रीन पैंट्स और गक्सी का एक व्हाइट शर्ट पहना हुआ था। पहली नजर में वह एक शांत और ओबेडिएंट स्टूडेंट लग रही थी। शेखर ने उसके यहाँ आने का मकसद उन्हें बताया कि वह नताशा को अपनी क्लास में शामिल करना चाहता था, और फिर आगे बोला, भले ही तुमने पहले ही मुंबई यूनिवर्सिटी में एनरोल कर लिया है और अदर क्लासेस अटेंड कर सकती हूँ, लेकिन मेरी क्लास दूसरी क्लासेस से अलग है। मेरी टीचिंग स्टाइल एलिट यूनिवर्सिटी को फॉलो करती है। 1 साल के बाद अगर तुम्हारे ग्रेड ठीक हुई तो मैं तुम्हें मैक्सवेल यूनिवर्सिटी में रिकमेंड कर सकता हूँ और तुम्हें मेरे रिकमेंडेशन पर आसानी से वहाँ एडमिशन मिल जाएगा। तो मेरे ऑफर को कंसीडर करके देखो। यह सुनते ही नताशा की आंखों में चमक आ गई। मैक्सवेल यूनिवर्सिटी। भले ही उसने मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया हो, वह भी एक टॉप स्टूडेंट होने के नाते, लेकिन मैक्सवेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए उसके मार्क्स बहुत कम थे। यह उसके लिए भगवान का दिया हुआ तोहफा था, लेकिन फिर भी उसने अपना नाटक जारी रखा और ऐसे एक्सप्रेशन बनाए जैसे उसे मैक्सवेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोई जल्दी नहीं है, और कुछ हिचकिचाने लगी। तो उसके बिहाफ पर सुमित्रा जी ने ही कहा, मिस्टर भारद्वाज, नताशा एक बहुत ही टैलेंटेड और होस्टिल चाइल्ड है। अगर वह आपकी क्लास ज्वाइन करेगी तो वह पक्का मैक्सवेल यूनिवर्सिटी में एनरोल कर पाएगी। शेखर ने नताशा की तरफ देखा और कहा, फिर भी मुझे उसकी हाँ की जरूरत है। जब नताशा ने देखा कि सही वक्त आ गया है तो उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ओके फिर ठीक है, मैं आपकी बात नहीं टालूंगी और आपकी क्लास ही ज्वाइन करके बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी सर। जब शेखर ने देखा कि नताशा कितनी शांत है तो वह और खुश हो गया। जब तुम अपनी क्लास के लिए रिपोर्ट करोगी तो लेक्चरर्स ब्लॉक के आखिर में मेरा ऑफिस है, मुझसे आकर मिलना। मैं तुम्हें प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगा पेपर वर्क के लिए, जिसकी वजह से तुम्हें फालतू भागना नहीं पड़ेगा। थैंक यू सर। नताशा बहुत खुश थी। बचपन से ही वह काफी कॉम्पिटिटिव थी और हमेशा ही जितना चाहती थी, और जब भी वह कुछ करती थी उसमें बेस्ट बना उसकी आदत थी। और अब वह शेखर की क्लास में टॉप स्टूडेंट बन गई थी, और यह होने के बाद वह रुद्राक्ष के सामने यह प्रूव कर सकती है कि वही इकलौती ऐसी लड़की है जिसके साथ वह अपनी पूरी लाइफ बिता सकता है, और वह फीमेल बेटर वह उसके लायक ही नहीं है। लेकिन शेखर को जाने से पहले जब उसे याद आया कि प्रिंसिपल सर ने कैसे उसे एक लड़की को अपनी क्लास में लेने के लिए जिद किया था, तो वह खुद को रोक नहीं पाया। आया और उसने पूछा, मैडम क्या आप मिस्टर सिंघानिया की माँ है? सुमित्रा जी ने हाँ में सर हिलाया और बोली, हाँ मैं रुद्राक्ष की माँ हूँ। वह भी मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है और उसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए मैक्सवेल यूनिवर्सिटी गया था। क्या आपने उसके बारे में सुना है?
शेखर ने हाँ में सर हिलाया और फिर ना में सर हिला दिया। उसने रुद्राक्ष के बारे में मैक्सवेल में यूनिवर्सिटी में सुना था, लेकिन उसने यह सुना था कि रुद्राक्ष ने यूनिवर्सिटी को एक जिम डोनेट किया था, जिसका मतलब यह था कि वह मैक्सवेल यूनिवर्सिटी में इन्फ्लुएंस लगाकर और अपने पैसों के बल पर आया था। और शेखर के ओपिनियन में रुद्राक्ष के स्टेटस के लोग पढ़ाई को लेकर बहुत कम ही सीरियस होते हैं, लेकिन इस वक्त वह यह बात मेंशन नहीं करना चाहता था। भले ही उसे यह बात पसंद ना हो, लेकिन वह यह बात रुद्राक्ष की मॉम के मुंह पर नहीं बोल सकता था, इसलिए वह बोला, हाँ मैंने उनके बारे में सुना है। इनफैक्ट मिस्टर सिंघानिया ने प्रिंसिपल सर से कहकर एक स्टूडेंट रिक्रूटमेंट किया था मेरी क्लास के लिए, शायद नताशा ही वह स्टूडेंट है। नताशा ने हिचकिचाते हुए सुमित्रा जी की तरफ देखा। वह जानती थी कि रुद्राक्ष उसके बारे में कुछ नहीं सोचता, वह क्यों खुद आगे जाकर शेखर की स्पेशल क्लास में उसका रिकमेंडेशन करेगा। क्या उसने किसी और को रिकमेंड किया था? लेकिन सुमित्रा जी नताशा की तरह नहीं सोच रही थी। यह सुनते ही वह बहुत खुश हो गई और मुस्कुराकर उन्होंने नताशा से कहा, देखो नताशा, मैंने तुमसे क्या कहा था। ऊपर से भले ही रुद्रकोल दिखता हो, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल नरम है। देखा, उसने मिस्टर भारद्वाज की क्लास में तुम्हें रिकमेंड भी किया। लेकिन नताशा को अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं था और वह बोली, क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है? सुमित्रा जी बहुत श्योर थी। ऑफ कोर्स, तुम्हारे अलावा वह किसी रिकमेंड करेगा। यह सुनकर फाइनली नताशा ने अपने सारे शकों को दूर हटाया और उसका दिल खुशी से भर गया और वह मुस्कुराने लगी। शायद रुद्राक्ष उसे उतना भी नापसंद नहीं करता जितना वह चेहरा से दिखता है। कम से कम उसने उसे एक अच्छी क्लास में रिकमेंड तो किया। इसका मतलब था वह उस स्वेटर से रुद्राक्ष की नजरों में ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। किसी ने इमेजिन किया था कि रुद्राक्ष ले हाथ टू गेट खेल रहा था। वह अपने इमोशंस छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर उसकी मुस्कुराहट चुप नहीं रही थी। एक रिच फैमिली से होने के नाते उसे अपनी सारी इमोशंस छुपाना बहुत अच्छे से सिखाया गया था, लेकिन उसके लिए अच्छी बात यह थी कि इस वक्त सुमित्रा जी का ध्यान उसके ऊपर नहीं था और वह शेखर से बात करने में बिजी थी। नताशा बहुत अच्छी लड़की है, तो प्लीज कैंपस में इसका ध्यान रखिएगा। वह मुंबई से नहीं है, तो यहाँ के लोगों और जगह से अनजान है। शेखर ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मैं जरूर रखूंगा। आखिर में सुमित्रा जी ने बात खत्म करते हुए कहा, मैं आपको बाहर तक छोड़ जाती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं वापस चला जाऊंगा। इतना कहकर शेखर ने नताशा की तरफ देखा और बोला, दोपहर में मिलते हैं नताशा। जी सर, नताशा ने बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहा। इस इंसिडेंट के बाद सुमित्रा जी नताशा को लेकर और खुश हो गई थी। उनके लिए परफेक्ट बहू नताशा ही होगी। इसलिए जब नताशा कैंपस रजिस्ट्रेशन के लिए जा रही थी तो उसके पास लगेज में 2 और सूटकेस थे। जब उसने उन्हें खोलकर देखा तो उसमें काफी एक्सपेंसिव और डेली यूज के कपड़े और सामान था। जब नताशा अपने सामान के साथ कैंपस पहुंची तो लगेज रूम में अपना लगेज रखकर कैंपस चली गई, जहां पर एक जगह पर बहुत ही भीड़ लगी हुई। उसी के भीड़ में एक हैंडसम आदमी खड़ा था। नताशा जल्दी से उस इंसान को पहचान गई कि वह उसके प्रोफेसर शेखर था, जिससे वह कुछ वक्त पहले मिली थी। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।